स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC 77 यानी कि स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। यह है हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 9। EMRS की तैयारी यदि आप कर रहे हैं, मुख्य विषय आपका हिंदी है, यानी आप हिंदी से TGT PGT के लिए अप्लाई किया है आपने, तो आपके लिए यह क्लास बहुत उपयोगी होने वाली है। उसके अलावा DSSB TGT PGT KVS NVS यानी यदि आप हिंदी विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह जो पेपर है, टेस्ट पेपर है, आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। इसके पहले की क्लासेस यदि आपने नहीं देखी है तो आप जाइए हमारे चैनल पर स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर, वहाँ पर आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगी। जनरल पेपर की तैयारी भी हम आपको करवा रहे हैं। उसके अलावा UP SSSC ने जो जारी किया आपका पेट का नोटिफिकेशन, तो पेट की क्लासेस भी आपको अवेलेबल हैं आपके लिए हमारे चैनल पर, उसे भी आप देखें, अपनी तैयारी को करते रहें और हमारे साथ लगातार बने रहे। लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 70 अंकों की हम पूरी तैयारी करवा रहे हैं और 10 नंबर आपको जो रीजनल लैंग्वेज में हिंदी आएगी उसकी भी अलग से क्लासेस लेकर के हम आते हैं आपके लिए। उसकी प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए अपलोड है। देखिए, एकलव्य आवासीय आदर्श विद्यालय जो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और समझिए आपको वहाँ पर रहने की भी सुविधा दी जाएगी, आपके बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो देखो लोगों को होता है कि नए इलाके में आप जाओ, खासतौर पर महिलाओं को, तो वहाँ पर उनको रहने की बड़ी समस्या हो जाती है कि वह रहे कहाँ पर, किराए का मकान ढूंढना पड़ता है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो आवासीय विद्यालय है यहाँ पर आपको इस प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 BHK रूम मिलेगा आपको और सैलरी तो आप जानते ही हैं कि एकदम बहुत अच्छी सैलरी है। तो इसलिए आप जी जान से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आएंगे क्योंकि माइनस मार्किंग है। EMRS का एग्ज़ाम आपका लगभग नवंबर तक होने की संभावना है। DSSB के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके फॉर्म आप भर दीजिए। KVS और NVS की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली हैं। अब आप इस पंक्ति को पढ़ें ध्यानपूर्वक के, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह पंक्ति किसकी है? जी हाँ मित्रों, बिल्कुल सही कहा आपने, रामधारी सिंह दिनकर जी की है। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है काव्यशास्त्र का। काव्यशास्त्र भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। मुख्य रूप से आपको भारतीय काव्यशास्त्रों को पढ़ना है, इसलिए हमने जो ज़्यादातर प्रयास किया है कि आपके पूरे के पूरे सिलेबस को टच करें। तो देखिए, आप इसको पढ़िए, पहले प्रश्न को पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। शब्दार्थों सहित काव्यम, ये जो पंक्ति दी गई है यह काव्य का लक्षण है और इस लक्षण को प्रतिपादित किसने किया है? क्या मम्मट ने किया है, भामा ने या फिर विश्वनाथ ने? आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। विश्वनाथ को पूरा नाम जो है वो क्या है इनका? आचार्य विश्वनाथ। और इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जो पूछी जाती है परीक्षा में, क्या? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। यहाँ स्क्रीन पर लिख रही हूँ, आप देख लें इसको भली भांति। वाक्यम, आप ये देखिए ऐसे लिखते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो यह अभी शायद CGSI में पूछा गया था, है ना। यह पंक्ति किसी भी परिचय, आप मैंने आपसे कहा ना, 1-2 प्रश्न आपसे चाहे जिस भी विषय का कहीं भी उठा के पूछ सकता है, क्योंकि वो सब आपका जाता है सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह पंक्ति किसकी हो जाएगी? आचार्य विश्वनाथ की। और अब देखें आप मम्मट महोदय को, मम्मट ने क्या कर दिया है? तो भाई मम्मट ने लिखा था, तददोसौ शब्दार्थो सगुणा वन लंकृति पुनः क्वापि। यह इनकी पंक्ति है, तददोसौ शब्दार्थो सगुणा वन लंकृति पुनः क्वापि। और भामा ने लिखा था शब्दार्थों सहित काव्यम। यह महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसके अलावा एक पंक्ति और है किसकी? पंडित राज जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ इस प्रकार से आप लिखेंगे, शुद्ध लेखन भी है आपके यहाँ, शुद्ध और अशुद्ध। तो जगन्नाथ जी ने क्या कहा था? रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। इस प्रश्न का आपको जवाब मिल गया है। सही आंसर आपकी स्क्रीन पर आपको दिखने वाला है, ये तुरंत देखिए दिख गया, आचार्य भामा है, हमने ऊपर स्पष्ट भी किया है। अब आगे बढ़िए आप, अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन है? वक्रोक्ति संप्रदाय, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और उक्ति मतलब होता है कथन, यानी टेढ़ा कथन जिसे कहा जाएगा। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? क्या भामा है, क्षिमेंद्र है, दंडी या फिर कुंतक है? तो मित्रों, हम आपको बताते चले, जो आचार्य कुंतक हैं ये ही वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं और इन्होंने वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा माना है। क्या माना है? वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तत्वों को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। इसके अलावा यदि आप दंडी के विषय में जानना चाहें तो दंडी ने एक बहुत ही
प्रसिद्ध पंक्ति कही है। क्या कही है? वक्रोक्ति के विषय में कहा है इन्होंने, वक्रोक्ति शब्देन उपमादयः संकीर्ण पर्यंता अलंकारा उच्यन्ते। यह दंडी ने कहा है। बच जाते हैं आपके क्षेमेंद्र। तो क्षेमेंद्र क्या है? वो औचित्य विचार चर्चा नामक इनका जो ग्रंथ है उन्होंने लिखा है। इसके अलावा ये औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कहे जाते हैं। तो आपको आपके प्रश्न का जवाब मिला या नहीं मिला? वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जी हाँ मित्रों, बिल्कुल सही, कुंतक हैं। आचार्य कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रतिष्ठापक माना जाता है। अब आप हमें ये बताएं, हिंदी का प्रथम संस्मरणकार कौन है? संस्मरण एक विधा है जो आदमी के याददाश्त, यानी कोई घटना ऐसी होती है जो मानसिक चित्रपटल पर होता है और उसी को आधार बनाकर रचना लिखी जाती है, उसे संस्मरण कहते हैं। तो हिंदी में पहला संस्मरण किसने लिखा? आपसे यह पूछा गया है। तो क्या श्री राम शर्मा ने लिखा था, घनश्याम दास बिड़ा ने लिखा था, पद्म सिंह शर्मा या फिर केदारनाथ सिंह ने? तो मित्रों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पद्म सिंह शर्मा ने लिखा था हिंदी का प्रथम संस्मरण। और उसका नाम क्या था? पद्म पराग। इसका प्रकाशन हुआ था 1929 में। ये ऑप्शन नंबर सी आपकी स्क्रीन पर रेड कलर से आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है। ये देखें आप इसको, इसका नोट्स आप बनाते चलें। और नहीं बनाना चाहते हैं, आपके पास टाइम कम है, सिर्फ आप प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, तो उसके लिए आप चले आइए कहाँ पर? SSC 77 का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाइए, वहाँ पर ऐड हो जाइए और आपको मिल जाएगी ये सारी PDF। कितनी शानदार PDF है, आप देख ही रहे हैं, इसको बताने कोई आवश्यकता ही नहीं है, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। सुंदर है और क्वेश्चन का लेवल तो आप देख ही रहे हैं। पढ़ें हमारे साथ और आगे बढ़ें। यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा शुरुआत किसने की? यात्रा वृत्तांत यानी किसी यात्रा पर गए हैं और उस यात्रा के दौरान क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, क्या होता है, कुछ आश्चर्यजनक होता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, उन सभी के बारे में जो वर्णन किया जाता है वही यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो पहले जो यात्रा वृत्तांत लिखने की शुरुआत किसने की? क्या दामोदर शास्त्री ने की, भारतेंदु ने की, पंत ने की या फिर केदारनाथ सिंह की? तो मित्रों सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी वो शख्स हैं जिन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा की शुरुआत की। और यात्रा वृत्तांत देखिए क्या क्या लिखा है इन्होंने। सरयू पार की यात्रा लिखा है, मेहंदावल की यात्रा लिखा है और लखनऊ की यात्रा लिखी है। ये 3 यात्रा वृत्तांत उन्होंने लिखे हैं। और भारतेंदु युग के प्रवर्तक कहे जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 1850 में। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। क्या है? परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यह पंक्ति किसने कहा है? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी ऐसे किसने कह दिया? क्या महादेवी वर्मा ने कह दिया? ध्यान से पढ़ें, भली भांति पढ़ें। धूमिल ने कहा, पंत ने कहा, फिर केदारनाथ सिंह ने कहा? मित्रों सबसे पहले महादेवी वर्मा की एक पंक्ति को देखेंगे, प्रसिद्ध पंक्ति महादेवी वर्मा की। उन्होंने क्या कहा कविता के विषय में? तो उन्होंने कहा कविता सबसे बड़ा परिग्रह है क्योंकि वह विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति है। क्या है? स्नेह की स्वीकृति। आगे उन्होंने कहा वह जीवन के अनेक कष्टों का उपेक्षा योग्य बना देता है क्योंकि उसका सृजन स्वयं महती वेदना है। वह शुष्क सत्य को आनंद से स्पंदित कर देती है क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। यह कथन महादेवी वर्मा जी का हो गया। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। धूमिल जी, धूमिल ने क्या कहा? कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। यह पंक्ति किसकी है? धूमिल का। यानी आप सिर्फ यही याद रखें, एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। यह पंक्ति हो जाएगी धूमिल की। और धूमिल ने क्या लिखा है? संसद से सड़क तक, बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी। किसकी? धूमिल की। धूमिल का पूरा नाम था सुदामा पांडे धूमिल। अब आगे बढ़ेंगे। आपके ये कौन है? पंत जी। पंत जी, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। पंत जी ने कहा था कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। इसके अलावा एक कथन इनका और बहुत प्रसिद्ध है, साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। यह कथन इन्होंने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पंत। पंत यानी कि सुमित्रानंदन पंत। प्रमुख रूप से काव्य हेतु की संख्या कितनी मानी गई है? काव्य हेतु की संख्या मित्रों क्या 5 है, 4 है, 8 है या फिर 3 है? तो काव्य हेतु की संख्या जो है वह 3 है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अब तीनों हम देखेंगे कौन कौन सा है। प्रतिभा, प्रतिभा जो कि जन्मजात होती है, उसके अलावा व्युत्पत्ति, प्रतिभा के अलावा व्युत्पत्ति, फिर अभ्यास। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, यह तीनों आपके काव्य के हेतु माने गए हैं। हेतु का तात्पर्य होता है कारण
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपको पीडीएफ में भी लिखा मिलेगा और मैं व्याख्या भी कर रही हूँ। भरत मुनि ने अपने रस विवेचन में किस रस को स्थान नहीं दिया है? तो क्या उन्होंने भक्ति रस को स्थान नहीं दिया, वात्सल्य को स्थान नहीं दिया? भली भांति आप पढ़ते चलें, उसके बाद जवाब दें आप। भक्ति रस, वात्सल्य, अद्भुत या फिर शांत? चलिए पहले सबसे पहले हम जानते हैं सभी रसों के बारे में और उनके देवता के बारे में। बहुत पूछा था आपसे। जैसे श्रृंगार रस हो गया, श्रृंगार रस का रंग जो है वो श्याम हो जाएगा और इसके देवता कौन माने जाते हैं? विष्णु माने जाते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी दे रही हूँ और आप उसको याद भी करते चले। दूसरा आपका हो जाएगा हास्य रस। हास्य रस का रंग माना जाता है श्वेत। क्या माना जाएगा? श्वेत। और इसके देवता माने जाते हैं प्रमथ। कौन है? प्रमथ। आप याद रखें इन सब चीज़ों को भली भांति। फिर देखेंगे करुण रस। करुण रस का जो रंग है वह है कपोत रंग। कपोत रंग, इसे आप लिख लीजिए, उपयोगी क्लास होने वाली है आपके लिए। और इसके देवता माने जाते हैं यम। परीक्षा में प्रश्न भी बनता है रस, उनके रंग और उनके देवता से। फिर आपका आ गया कौन सा रस? रौद्र रस आ गया। रौद्र का जो रंग होता है वह रक्त होता है। रौद्र का रंग रक्त है और देवता इसके रुद्र हैं। और वीर रस का जो रंग है वह गौर है। गौर, वीर रस का रंग गौर है और इसके देवता हैं महेंद्र। देवता महेंद्र हैं। अब आपका बच जाता है भयानक रस। भयानक अपने नाम के अनुसार ही कृष्ण है। कृष्ण अर्थात काला रंग है इसका और इसके देवता भी काले हैं, यानी काल है। देवता कौन है? काल हैं। और विभत्स का रंग है नीला। विभत्स का रंग नीला है। इसके देवता हो जाते हैं महाकाल, यानी कृष्ण का काल और इसके महाकाल। आपका बच गया इसके बाद अद्भुत रस। अद्भुत का रंग पीला है, इसे पीत कहते हैं और इसके देवता ब्रह्मा हैं। यह हो गया सभी रस, उनके रंग और उनके देवता। हमारा जो मुख्य प्रश्न था कि भरत मुनि ने अपने रस विवेचन में किस रस को स्थान नहीं दिया, तो उन्होंने शांत रस को स्थान नहीं दिया। क्योंकि देखे जब कुछ शांत है आदमी, एकदम व्यक्ति एकदम शांत है, उसमें कोई रस उसको नहीं मिल रहा है, इसलिए भरत मुनि का यह मानना था जब कोई रस नहीं मिला उसे तो उसमें रस कैसे हो गया, इसलिए शांत रस को उन्होंने कोई स्थान नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसको आप देखें और आगे बढ़ें। हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है? हिंदी कहानी का उद्भव क्या द्विवेदी युग से, भारतेंदु युग से, छायावाद से, फिर प्रगतिवाद से? तो कहानी का जो आरंभ है, उद्भव है, वह माना जाता है द्विवेदी युग से। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वह सरस्वती पत्रिका के संपादक थे और इन्होंने इसका संपादकत्व तो कब ग्रहण किया? तो 1903 में ग्रहण किया था। ये 17 वर्ष तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किए थे। ऑप्शन नंबर ए को सही करें आप, भली भांति देखें, पढ़ें, समझें और आगे बढ़ें। सूरज 18 सूरज के पौधे एक उपन्यास है, 18 सूरज के पौधे। तो उसमें की जो विषय वस्तु है आपको बतानी, विषय वस्तु क्या है? महानगरों में स्त्री पुरुष के बीच उभरने वाले संबंधों का चित्रण है। मध्यवर्गीय मानस की आस्था एवं वैचारिक उहापोह का चित्रण है। मध्यवर्ग के क्षोभ और विद्रोह से भरे युवक की मानसिकता का अंकन है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? भली भांति को पढ़ने के बाद ही आप इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि इसमें क्या है। इसको आप भली भांति पढ़ें और इसका जवाब आपको हम बता रहे हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा टाइपिंग आंसर में टिक हो गया है गलत, तो हम आपको सही बता रहे हैं। 18 सूरज के पौधे यह आपका एक उपन्यास है और यह उपन्यास किसका है? रमेश बख्शी का। रमेश बख्शी, यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं, रमेश बख्शी एक लेखक हैं। रमेश बख्शी, बख्शी नहीं बख्शी, ये लेखक हैं। तो इनका यह उपन्यास है रमेश बख्शी जी का, और उन्होंने लिखा इसे कब था? 1965 में लिखा था। इसका जो विषय वस्तु है, इसकी इस उपन्यास की जो विषय वस्तु है वह क्या है, यह आपसे प्रश्न में पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मध्य वर्ग के क्षोभ और विद्रोह भरे युवक की मानसिकता का अंकन है। आप इसे टिक कर लीजिए। मध्य वर्ग के क्षोभ और विद्रोह भरे युवक की मानसिकता का अंकन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। टाइपिंग में पीडीएफ में थोड़ा सा
आंसर में अलग टिक दिया गया है। मैंने इसको अच्छी तरह से बताया है यहाँ पर रो करके, इसलिए आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ आपके लिए गद्यांश तैयार है। गद्यांश आपका इंतजार कर, क्योंकि आपके परीक्षा में, आपके पाठ्यक्रम में गद्यांश को भी शामिल किया गया है। और जो जनरल पेपर वाले हैं उनके पाठ्यक्रम में भी गद्यांश शामिल है। और पेट का जो पाठ्यक्रम आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप में से कोई उसके लिए फॉर्म भरा है, परीक्षा देगा पेट का, तो उसमें भी गद्यांश दिया गया है। यानी गद्यांश जिस जिस परीक्षा के लिए उपयोगी उन सभी के लिए है। आप देखें गद्यांश को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले तो आप अच्छे तरीके से पढ़ें इसको, गद्यांश को 2 बार कम से कम पढ़ें। फिर आप प्रश्न को पढ़ें। प्रश्न को पढ़ के एज इट इज जो आपसे प्रश्न में पूछा गया है आपको सेम टू सेम वही उत्तर गद्यांश से निकालना है। अपने मन से कुछ भी नया ऐड करने की कोशिश नहीं करनी है। यदि आपने कुछ नया ऐड किया तो समझिए आपका नंबर गया। इसलिए आपको नंबर गंवाना नहीं है, नंबर जुटाना है। तो भली भांति गद्यांश को पढ़ें। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। भाषा, धर्मों एवं रीति रिवाजों के भेद को आधार बनाकर हमारी राष्ट्रीयता के विचार को खंडित करने के लिए कुछ लोग इस देश को देश न कहकर उपमहाद्वीप कहते हैं। वे भूल जाते हैं कि प्रायः सभी देशों में जाति, भाषा और धर्मगत भेद हैं, किंतु एक केंद्रीय भाषा सबको मिलाए हुए है। स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रांसीसी तथा इतालवी 3 भाषाएं बोली जाती हैं। यानी स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रांसीसी और इतालवी 3 भाषाएं बोली जाती हैं। फिर भी वह एक सुसंगठित राष्ट्र है। जिस देश में भेद नहीं, उसकी इकाई शून्य गणित शास्त्र की इकाई की भांति दरिद्र इकाई है। संपन्नता भेदों में ही है, किंतु भेद इतने नहीं होने चाहिए कि उनमें सामंजस्य ही ना रहे। यह तो हो गया आपका गद्यांश। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का जवाब दें। यानी आपको गद्यांश को पढ़ना है, फिर जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब देना है। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहे हैं ये, इसको भी आप पढ़ें। क्या पूछा इन्होंने, लोग हमारे देश को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? यदि आपने पढ़ा था शुरू से इस गद्यांश को ध्यान लगाकर तो आप गलती नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है। ऑप्शन कितने हैं? 4 हैं। देश को खंडित करने के लिए, राष्ट्रीयता को खंडित करने के लिए, भाषा को खंडित करने के लिए, या फिर देश को उपमहाद्वीप में खंडित करने के लिए। ये चारों ऑप्शन दे दिए गए हैं। अब इसको आप पढ़िए, अच्छे तरीके से टिक लगाइए। तो ये हमारी राष्ट्रीयता को खंडित करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? राष्ट्रीयता को। और ऑप्शन नंबर बी पर यह दिया गया है, पिंक कलर से बहुत ही प्यारा लग रहा है। ग्रीन और पिंक का जो कॉम्बिनेशन है बेहद ही शानदार है, ब्लैक भी है इसमें। तो आप देखें इसको, और इस शानदार से PDF को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य बता रहे। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पर उपरोक्त गद्यांश के आधार पर ही है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक क्यों है? संयुक्त राज्य अमेरिका एक क्यों है? केंद्रीय भाषा होने के कारण, अनेक भाषाओं के कारण, उपमहाद्वीप होने के कारण, या फिर कई जातियों के कारण? मित्रों इसका जवाब हो जाएगा केंद्रीय भाषा होने के कारण, क्योंकि सबके केंद्र में तो एक ही भाषा है, इसलिए यह ऐसा कहा जाएगा कि संयुक्त राज्य। यहाँ देखिए स्विट्जरलैंड होना चाहिए था, लेकिन संयुक्त राज्य हो गया है, कोई बात नहीं। केंद्रीय भाषा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उनकी जो एक भाषा, जो मुख्य भाषा है, वह क्या है? उनको एक करने वाली भाषा है, सुसंगठित करने वाली भाषा है, इसलिए वह राष्ट्र भी सुसंगठित है। तो आपके गद्यांश के अनुसार ही यहाँ पर प्रश्न का जवाब दिया जा रहा है। आगे बढ़िए, एक प्रश्न और है इस पर। देशों की संपन्नता किसमें है? देश की संपन्नता क्या भेदों में है, विभिन्न भाषाओं में है, विभिन्न धर्मों में है, या फिर विभिन्न जातियों में है? तो आपने अभी गद्यांश को पढ़ा कि भेदों में, देखो ये यहाँ पर दिया गया, इसको पढ़ें आप। संपन्नता भेदों में ही है, भेदों में ही है। तो आपका जवाब आपको मिल गया। अब आप टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिए, है ना। कितना आसान है गद्यांश को पढ़ना। एक प्रश्न और है आपके लिए। रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? संपन्नता दिया गया, तो भाई संपन्नता का विलोम क्या गरीबी हो जाएगा? विपन्नता, शून्यता, दरिद्रता, तो हो जाएगा विपन्नता। संपन्नता का विलोम जो होगा वह विपन्नता हो जाएगा। युद्ध विषय पर लिखा गया हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास कौन सा है? मित्रों यहाँ इस प्रश्न का जवाब आप दे देंगे क्या? लोग को दे देंगे, चिड़ियाघर को, धूप छाही रंग को, या फिर जुगलबंदी को? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी पर है क्या भाई, धूप छाही रंग, जिसे लिखा है गिरीश अस्थाना ने। किसने लिखा है, गिरीश अस्थाना। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि धूप छाही रंग नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तब आप जवाब देंगे गिरीश अस्थाना। और युद्ध विषय पर लिखा जाने वाला पहला श्रेष्ठ उपन्यास कौन सा है, तभी आप जवाब देंगे धूप छाही, जिसके लेखक है गिरीश अस्थाना। सोजे वतन नामक एक कहानी संग्रह जो है वो किसकी कहानियों का संकलन है, इसके लेखक कौन है आपको बताना है। तो क्या यह आपके प्रेमचंद महोदय का है, नरेश मेहता का है, जयशंकर प्रसाद का है, या फिर भारतेंदु का है। भारतेंदु के नाम पर तो पूरे युग का नामकरण किया गया और इन्होंने हिंदी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। हिंदी नए चाल में ढली, इनके कथनानुसार इन्होंने भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, भारत भाग्य विधाता, कितने ना जाने कितने प्रकार की रचनाएं इन्होंने लिखी। और समझ लीजिए अल्पायु थे ये, 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1885 में काल के गाल में समा जाते हैं, लेकिन उतने में ही इन्होंने हमारे साहित्य को बहुत समृद्ध बनाया। जयशंकर प्रसाद के देखिए प्रसिद्ध नाटककार है ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, इतने नाटक इन्होंने लिखे और सब में ख्याति प्राप्त की इन्होंने। अब बच जाते हैं आपके प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी को आप कथा सम्राट कहते हैं, उपन्यासकार कहते हैं। तो सोजे वतन जो है वो कहानी संग्रह भी इन्हीं का है और उसमें 5 कहानियाँ संकलित हैं। वो कौन कौन सी कहानियाँ संकलित हैं मित्रों। सोजे वतन को अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। आपको बताते चले कि अंग्रेजों का शासन था तो वो क्या करते थे, जो भी रचनाएं जो भी किताबें उनके विरोध में उनको नजर आती थी, ऐसा लगता था कि उनके अंग्रेजी शासन को उससे दिक्कत है, उससे कोई खतरा है, लोगों पर जनमानस पर उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा, तो वह उसकी रचनाओं सहित उनको जब्त कर लेते थे, उनको लेखकों को भी जेल में डाल दिया करते थे। तो प्रेमचंद जी के जो सोजे वतन है इसको भी उन्होंने जब्त कर लिया था। अब सोजे वतन नामक जो कहानी संग्रह में 5 कहानियाँ थी, पाँचों कौन थी ये देखिए आप पढ़िए, और 5 देशभक्ति से एकदम भरपूर थी। इसके दुनिया व हुब्बे वतन, दुनिया का सबसे अनमोल वतन, यह तो आपके नेट JARA के पाठ्यक्रम में शामिल है। यह मेरा वतन है, शेख मखमूर, सिल ए मातम जिसे आप कहते हैं शोक का पुरस्कार। ये 5 कहानियां हैं जो कि सोजे वतन नामक संग्रह में संकलित थी, जिसे अंग्रेज सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था। हिम तरंगड़ी किस विधा की रचना है। हिम तरंगड़ी तो है किसकी, पहले इसको जान लीजिए आप। यह है माखन लाल चतुर्वेदी जी की। और माखन लाल चतुर्वेदी कौन थे, वही जिन्होंने लिखा था पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इतराऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विंध्य प्यारे को ललचाऊं, चाह नहीं राजाओं के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ चाहे वीरने। यह पंक्ति उन्होंने बिलासपुर के जेल में लिखी थी। तो हिम तरंगड़ी जो है वो इन्हीं की रचना है। और यह कौन, इसकी विधा आपसे पूछ रहे हैं तो यह काव्य विधा की है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप व्याख्या को भी ध्यान से सुनते चला करिए। नीला चांद जो आपका उपन्यास है शिव प्रसाद सिंह जी का, उस पर व्यास सम्मान दिया गया था। तो वह व्यास सम्मान किस सन में दिया गया था, क्या 1991 में, 92 में, 93, 94 में, किस सन में दिया गया था मित्रों। तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1992 में इस पर व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था नीला चांद नामक उपन्यास को। प्रतिभा नव नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा किस आचार्य ने कहा है। प्रतिभा के विषय में यह जो पंक्ति है वह किसकी है, क्या अभिनव गुप्त महोदय की है, भट्ट तौत की है, मम्मट की है, या फिर आपके भामा की है, आप बताएं। तो यह आपकी जो पंक्ति है प्रतिभा नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भट्ट तौत जी की है। भट्ट तौत किसकी है, भट्ट तौत सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये काव्य शास्त्री हैं, भारतीय काव्य शास्त्री हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना आचार्य हैं। समालोचक नामक मासिक पत्रिका जो थी उसके संपादक कौन थे, चलिए हम पढ़ते थे यहाँ पर एक एक का। प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका का संपादन किया था, सर्वविदित है, आप सभी जानते हैं। महादेवी वर्मा ने चांद पत्रिका का संपादन किया था। मदन मोहन मालवीय जी ने अभ्युदय नामक पत्रिका का संपादन किया था। पर जाते हैं आपको चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी ने समालोचक नामक पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समालोचक होगा, समालोचन नहीं, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ध्वन्यालोक लोचन बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ध्वन्यालोक लोचन। यह किसकी है, अभिनव गुप्त की, आनंदवर्धन की, मम्मट की, फिर भामा की। मित्रों ध्वन्यालोक लोचन और ध्वन्यालोक ये 2 अलग अलग किताबें हैं और 2 अलग अलग रचनाएं और 2 अलग अलग रचनाकार भी हैं इसके।
यानी एक ही रचनाकार ने इनको नहीं लिखा है। तो धन्यालोक लोचन जो है इसको लिख दिया है अभिनव गुप्त ने। ऑप्शन नंबर ए पर है आपके अभिनव गुप्त जी, ध्वन्यालोक लोचन को लिखा है। और आनंद वर्धन ने लिखा है ध्वन्यालोक को। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि ध्वन्यालोक लोचन और ध्वन्यालोक दोनों में, तो लोचन को लिखा है अभिनव गुप्त ने और आनंद वर्धन ने लिखा ध्वन्यालोक। उसके अलावा मम्मट ने क्या लिख दिया मित्रों, मम्मट ने लिख दिया काव्य प्रकाश। क्या लिखा है? काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश को लिखा है आचार्य मम्मट ने। और आके बच गए भामा जी। भामा जी ने भी क्या लिखा है, हम थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। भामा जी ने दिया था काव्य अलंकार। काव्य अलंकार, ये अलंकारवादी आचार्य थे, तो काव्य अलंकार नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ध्वन्यालोक लेखन के लेखक हैं अभिनव गुप्त जी। अब ज़्यादा अपनी अब कम पराई, ये किसकी डायरी है आपको बताना है। ज़्यादा अपनी कम पराई डायरी विधा। देखिए ये डायरी विधा भी, यानी आप विधाएं तो सारे सम्मिलित आपके परीक्षा में है। पाठ्यक्रम में आपको देखिए पूरा विस्तार से पाठ्यक्रम आपने देखा ही होगा, हमने अपलोड भी किया है पाठ्यक्रम को। तो उसमें से ज़्यादा अपनी और कम पराई, यह जो डायरी है वो किसकी है आपको बताना है। तो आप गलती तो बिल्कुल नहीं करेंगे, इतना तो हम जानते हैं। बताइए, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है या रघुवीर सहाय ने लिख दिया है या फिर लिख दिया है उपेंद्र नाथ अश्क जी। देखिए उपेंद्र नाथ इनका पूरा नाम था और अश्क जो थी वो क्या था, इनका उपनाम था। तो किसने लिखा इसको? या फिर क्षेमेंद्र ने लिखा। क्षेमेंद्र आपके औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और ये यहाँ उपेंद्र नाथ अश्क जो हैं, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपेंद्र नाथ अश्क। ज़्यादा अपनी कम पराई इन्होंने लिखा डायरी शैली में, डायरी है यह। और कब लिखा था? 1959 में, यानी 1959 में लिखा था इन्होंने। रघुवीर सहाय को आप देखें तो उन्होंने लिखा था दिल्ली मेरा परदेश। और कब लिखा? 1976, यानी कि 1976 में इन्होंने लिखा था। हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा था प्रवासी की डायरी 1971 में। यहाँ पर लिख दे रही हूँ, देखिए 1971 में लिखा था प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन जी ने। हरिवंश राय बच्चन कौन है? तो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं और अभिषेक बच्चन के दादाजी हैं। हाँ, ज़्यादा अपने कम पर आई, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। रिपोर्टाज, ये रिपोर्टाज नहीं बल्कि रिपोर्टाज है। तो रिपोर्टाज शब्द का उद्भव वो किस भाषा से हुआ है आप इसको स्पष्ट करें। अरबी से, फारसी से, जापानी से, फिर फ्रांसीसी से। तो इसका उद्भव हुआ है फ्रांसीसी से, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रिपोर्टाज शब्द का उद्भव हुआ है फ्रांसीसी से। औचित्य विचार चर्चा, औचित्य विचार चर्चा नामक जो ग्रंथ है वह किसका है? औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हमने बताया था, तो यह उन्हीं का है। किसका? आचार्य क्षेमेंद्र का। भरत मुनि ने क्या लिखा है? नाट्य शास्त्र लिखा है। एक वीडियो में मैंने भरतनाट्यम कही थी, भरत नाट्यम बोल दिया था जल्दबाजी में। भरतनाट्यम जो है वो शास्त्रीय नृत्य है और नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है। तो इन दोनों में अंतर तो आप जानते ही होंगे। कभी कभी एक फ्लो में बोलते रहते हैं तो कुछ त्रुटि हो जाती है, उससे आप थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। और देखिए हाँ, इस पर इसका जवाब हमने दे दिया ना, क्षेमेंद्र महोदय। क्षेमेंद्र महोदय ने लिखा था, क्या लिखा था मित्रों? औचित्य विचार चर्चा लिखा था। किसने? क्षेमेंद्र ने लिखा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? यदि आपको कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप जाकर के हमारे टेलीग्राम में कमेंट कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए, आपको आपके प्रश्न का जवाब अवश्य दिया जाएगा। परिधि पर स्त्री, यहाँ स्त्री विमर्श है एक। तो स्त्री विमर्श नामक जो कृति है ये परिधि पर स्त्री, कृति किसकी है? प्रभा खेतान की, मृणाल पांडे की, कुलपति की, या फिर रमेश कोई नहीं? तो यह है भैया किसकी? मृणाल पांडे जी की। मृणाल पांडे जी ने लिखा है परिधि पर स्त्री। और इसके अलावा इन्होंने लिख दिया था स्त्री लंबा सफ़र 2012 में लिखा था। स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक और जहां औरतें गढ़ी जाती हैं, यह सब इन्हीं के द्वारा लिखा। किसके द्वारा लिखा गया? मृणाल पांडे के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। रीतिकालीन आचार्य में सर्वप्रथम काव्य प्रयोजन पर विचार करने वाले आचार्य कौन हैं? तो भिखारी दास ने किया था क्या विचार, या केशवदास ने, या फिर कुलपति ने? तो मित्रों इस पर जो विचार करने वाले सर्वप्रथम है वह आपके हैं कुलपति जी। कुलपति ने सबसे पहले काव्य प्रयोजन पर विचार किया था, तो उनका नाम आता है कुलपति जी का। भिखारी दास आदि कवि कहे जाते हैं।
लोकवादी तुलसी एक रचना है, वह रचना किसकी आपको बताना है। क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, माता प्रसाद की, विश्वनाथ त्रिपाठी की, या फिर केदारनाथ सिंह की। ये चारों ऑप्शन को आप भली बात पढ़ें, फिर देखेंगे सही हो जाएगा आपका विश्वनाथ त्रिपाठी जी। विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है लोकवादी तुलसी, यहाँ की कृति है। काव्य में रहस्यवाद नामक सैद्धांतिक आलोचना के लेखक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, माता प्रसाद हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह। रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है इसको। कब लिखा था? 1929 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके अलावा उन्होंने क्या लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जिससे आप पढ़ते हैं बिना उसको पढ़े किसी कंपटीशन को आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर साहित्य पढ़ रहे हैं, आप हिंदी साहित्य से पढ़ रहे हैं, तो उसी इस प्रकार का ऐतिहासिक ग्रंथ उन्होंने लिखा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हो जाएंगे। झोपड़ी से राजभवन तक किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा की हम बात करें तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने क्या लिखा था? मुर्दहिया लिखा है ना, मुर्दहिया और मणिकर्णिका ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, जिसमें से कि मुर्दहिया जो है वो नेट JRF के पाठ्यक्रम में है मुर्दहिया। और माता प्रसाद जो हैं, ये माता प्रसाद ने ही लिखा था झोपड़ी से राजभवन तक। यह इनकी आत्मकथा है, किसकी है? माता प्रसाद जी की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2002 में प्रकाशित हुई थी यह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की इम्पोर्टेंट क्लास यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन बहुत जल्द हम आपके लिए अगली क्लास लेकर के आ रहे हैं। तब तक आप इसका रिवीजन करिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से याद करिए, नोट्स बनाइए। और यदि आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप कुछ हमसे जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, क्लास से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे पास कमेंट करिए, रिप्लाई देंगे उसका। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।